वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक न्यू करेक्शन स्लिप आई है यूएसएफडी मैनुअल में। यूएसएफडी मैनुअल में एक न्यू करेक्शन स्लिप आई है। अब तक करेक्शन स्लिप नंबर 1 तक थी, अब एक और करेक्शन स्लिप नंबर 2 आई है। ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं 19 फरवरी को ही ये करेक्शन स्लिप आई हुई है। तो इसके बारे में जरा हम लोगों को आज देखना है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये तो लेटर वगैरह है, ये सारी चीजों को मैं छोड़ देता हूँ, सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है नहीं, ये मेलिंग लिस्ट वगैरह। ठीक है, और एंड देन फ्रॉम हियर ये मैन हमारा करेक्शन स्लिप चालू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 न्यू ऐड किया गया। अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो यूएसएफडी मैनुअल में पहले एक चैप्टर हुआ करता था, वो चैप्टर को अभी डिलीट कर दिया था। हाँ देखो, एक चैप्टर नंबर 2 था पहले, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल्स एट मैन्युफैक्चरर्स वर्क। ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, इट वाज डिलीटेड। अब उसकी जगह पर एक नया चैप्टर ले लिया है। उस चैप्टर का नाम है यार्ड स्टिक्स फॉर यूएसएफडी टेस्टिंग। यार्ड स्टिक्स फॉर यूएसएफडी टेस्टिंग, एक ये चैप्टर ऐड किया गया है। बहुत ज्यादा चीजें दोस्तों इसके अंदर नहीं है, ये पैरा 2.1, 2.2, 2.3, इतनी सी चीजें हैं यार्ड स्टिक के अंदर, और कुछ भी नहीं है। आउटपुट वगैरह के बारे में यहाँ पर बात हुई है। फिर इसके बाद में दोस्तों जो थोड़ी सी करेक्शन जो यहाँ पर दूसरी हुई है, वो चैप्टर नंबर 6 में है। दो पैराग्राफ से बेसिकली 6.3.2 यहाँ पर एक चेंज है, और एक पैरा है 6.6.1.2, यहाँ पर चेंज है। पैरा 6.6.1.2 अगर आपको याद होगा तो सर्कुलर के माध्यम से ये करेक्शन ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, लेकिन करेक्शन स्लिप के माध्यम से नहीं आया था, अब ये करेक्शन स्लिप में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, ये भी हम देख लेंगे बाद में। देन दोस्तों चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा, इसके अंदर जरा चेंजेस हैं। तो कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पर है, जैसे कि एक पैरा 8.7.1.2 यहाँ चेंज है। पैरा 8.7.1.3 लगातार कंटिन्यूशन में ये दो सब पैराज हैं, इनमें चेंजेस हुए हैं। और उसके बाद में उसी चैप्टर में पैरा 8.8.2 यहाँ पर भी चेंज देखने को मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 में एक जगह पर चेंज है, पैरा 9.2.1, उसके अंदर पॉइंट नंबर 7। ठीक है, ये चेंजेस हो गए, यानी चैप्टर नंबर 2 नया ऐड किया गया। उसके बाद में 6 में कुछ चेंजेस है, 8 में कुछ चेंजेस है, और 9 में चेंजेस है। और इसके बाद में दोस्तों इसी प्रकार से जैसे आपने देखा कि आपके IRPWM के अंदर फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ था इमर्जिंग ट्रैक टेक्नोलॉजीज वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 में। ऐसे ही यहाँ पर यूएसएफडी मैनुअल में और एक चैप्टर ऐड कर दिया गया, दैट इज फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल्स एंड बेल्ट्स। ये एक न्यू चैप्टर ऐड कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, इससे ये चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि अभी फेज्ड अरे के बारे में IRPWM मैनुअल में बात हुई, फिर यहाँ पर भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी, और आने वाले समय में फेज्ड अरे से भी हमारी जो है वेल्डिंग्स की और रेलों की जो है टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, फिगर जो आपका था, ये आपका फिगर 22/A, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 का मेरे ख्याल से पार्ट है। कहीं ये 6 का या 8 का है, कहीं है या 8.7.1.2, उसका भी फिगर में क्या चेंजेस है वो भी उन्होंने साथ में दे दिया है। तो ये बिल्कुल समरी थी दोस्तों कि ये चीजें इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि न्यूली एडेड है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, पहले हमारे यूएसएफडी मैनुअल में चैप्टर नंबर 2 को डिलीट कर दिया गया था, तो चैप्टर नंबर 2 वाज डिलीटेड, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल्स एट मैन्युफैक्चरर्स वर्क, इसको डिलीट कर दिया गया था। अब चैप्टर नंबर 2 ऐड हुआ है, लेकिन नाम सेम नहीं है दोस्तों, नाम उसका सेम नहीं है, नाम भी बदल बदल गया है, एंड दैट इज नथिंग बट यार्ड स्टिक्स फॉर यूएसएफडी टेस्टिंग। यानी एक तरीके से आउटपुट की जो हम लोग बात करते हैं ना, कि कितना यूएसएफडी टेस्टिंग पर डे होना चाहिए, इसके बारे में कहीं भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था अब तक दोस्तों। अब तक कोई क्लैरिफिकेशन इस प्रकार का नहीं था। यहाँ पर उन्होंने इस चैप्टर नंबर 2 के माध्यम से हमको ये जरा इसके बारे में हमको गाइड कर दिया। व्हाट इज इट? ऑल रूट्स, कोई भी रूट होने दीजिए। अब कितने रूट है भारतीय रेलवे में? 4 रूट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ओनली 4 रूट्स आर देयर फॉर ऑल द रूट्स। आइटम ऑफ यूएसएफडी टेस्टिंग, तो अलग अलग हेडिंग्स में ले लिया है। रेल टेस्टिंग हो गया, एटी वेल्ड टेस्टिंग हो गया,
फिर बाद में एसईजे का टेस्टिंग हो गया एंड देन टर्नआउट्स का टेस्टिंग हो गया। 4 अलग अलग असेट्स के बारे में बात हुई है। ठीक है, अब रेलों की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं दोस्तों? एसआरटी से करते हैं या फिर डीआरटी से करते हैं, है कि नहीं? सिंगल रेल टेस्टर या डबल रेल टेस्टर। ठीक है, अभी नंबर ऑफ ट्रेन के हिसाब से है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेन, एसआरटी की अभी बात हो रही है। इफ द नंबर ऑफ ट्रेन आर लेस देन 80, नंबर ऑफ ऑपरेटर एक ही लगेगा और पर डे का आउटपुट उसका कितना होगा? 2 किलोमीटर। एवरेज आउटपुट ऑफ मशीन पर डे, एक एसआरटी मशीन का प्रतिदिन का एवरेज आउटपुट 2 किलोमीटर के आसपास होगा अगर नंबर ऑफ ट्रेन इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज लेस देन 80। एंड इफ इट इज मोर देन 80, अगर 80 से ज्यादा ट्रेनें चल रही है उस सेक्शन में, तो प्रति ऑपरेटर, यहाँ पर एक ही ऑपरेटर होंगे और उनका जो है आउटपुट कितना होगा? 1.5। क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी तो मार्जिन कम होगी, तो लेस देन 80 के लिए 2 किलोमीटर पर डे का आउटपुट एवरेज आउटपुट होगा। और जहां पर 80 से ज्यादा गाड़ियां हैं वहां पर जो है, क्योंकि एसआरटी है तो एक ही ऑपरेटर होगा, तो वहां पर कितना है? 1.5 किलोमीटर पर डे, पर मशीन पर डे। एवरेज आउटपुट ऑफ मशीन पर डे विल बी 1.5 किलोमीटर। वहीं पर अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे डीआरटी डबल रेल टेस्टर की, इफ द नंबर ऑफ ट्रेन आर लेस देन 80, नंबर ऑफ ऑपरेटर 2, 2 ऑपरेटर होंगे, उसका आउटपुट 4। देखिए सिंपल यहाँ पे मैथमेटिक्स है, ज्यादा कुछ इसके अंदर सोचने जैसी चीज नहीं है, कुछ हाई फंडा चीज नहीं है, बिल्कुल जो है ना मल्टीप्लाई बाय 2 का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एसआरटी में सिंगल रेल की टेस्टिंग होती है, तो और यहाँ पे डीआरटी में डबल रेल की होती है। तो ये लेस देन 80 के लिए दोनों को देखें आप, है कि नहीं? इन दोनों को आप कंपेयर करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखें, मोर देन 80 में ऑपरेटर भी डबल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, और एवरेज आउटपुट भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ठीक है, अगर आपने एसआरटी का याद रखा तो डीआरटी मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल है। इसी प्रकार से अब एटी वेल्डिंग की टेस्टिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, एटी वेल्ड की टेस्टिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वेल्ड टेस्टर से होता है, देखिए एसईजे टेस्टिंग, टर्नआउट, एटी वेल्ड, ये सारे वेल्ड टेस्टर से टेस्ट होंगे। वहां पर एसआरटी डीआरटी काम नहीं करेगी, बराबर है, क्योंकि वो उसको हैंड प्रोबिंग करना पड़ता है। इन सारी चीजों को बेसिकली क्या है, हैंड प्रोबिंग करना पड़ता है हमको, बराबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेटर वेल्ड टेस्टर में 2, तो 30 वेल्डिंग ज्वाइंट्स पर डे कितना करेंगे? 30 वेल्डिंग ज्वाइंट की टेस्टिंग होगी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेटर 2 होंगे 80 वेल्डिंग के लिए। एसईजे टेस्टिंग के लिए नंबर ऑफ ऑपरेटर 2 होंगे और पर डे में 8 सेट, एवरेज आउटपुट ऑफ मशीन पर डे वुड बी 8 सेट। टर्नआउट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी 2 लोग हैं और टर्नआउट पर डे में 4 सेट्स। ठीक है, करेक्ट, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये यहाँ पर यार्डस्टिक था। ठीक है, और यहाँ पर अब कुछ नोट एक दिया गया, बिल्कुल एक ही नोट है, तो उसको रीड कर देता हूं मैं। द आउटपुट वैल्यू ऑफ अबव मेंशन्ड एसआरटी और डीआरटी इज इन ट्रैक किलोमीटर लेंथ। ठीक है, यानी जो 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 4, व्हाट इज मीन बाय ट्रैक किलोमीटर? ट्रैक किलोमीटर यानी कि आपका जो है रेल की लेंथ नहीं है, ट्रैक किलोमीटर है। ठीक है, ओके, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, पैरा 2.2 में अब जाते हैं हम लोग, डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन वेदर एसआरटी और डीआरटी फॉर यूएसएफडी टेस्टिंग शैल बी डिसाइडेड बाय जोनल रेलवे। कहां पर एसआरटी को डिप्लॉय करना है या डीआरटी को डिप्लॉय करना है, ये जोनल रेलवेज तय करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा? व्हीकल टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल यूएसएफडी टीम फॉर मूवमेंट फ्रॉम हेडक्वार्टर टू टेस्टिंग साइट एंड बैक। यहाँ पर एक चीज यहाँ ये कह दिया गया, जो मूवमेंट वगैरह की बात होती है ना, मूवमेंट, तो जहां पर भी हेडक्वार्टर से टेस्टिंग साइट तक आने जाने के लिए व्हीकल को प्रदान करना पड़ेगा। व्हीकल टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल यूएसएफडी टीम फॉर मूवमेंट फ्रॉम हेडक्वार्टर्स टू टेस्टिंग साइट एंड बैक, उनके आने जाने की सुविधा के बारे में यहाँ पर बात हुई है पैरा 2.3 में। तो ये रहा दोस्तों एक जो न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर यार्डस्टिक में क्या क्या कहा गया है, तो एक चीज आपने यहाँ पर देख ली कि अलग अलग जो असेट्स है हमारे, उसका एक आउटपुट ऑफ मशीन पर डे यहाँ पर दे दिया गया है। और उसके बाद में एसआरटी डीआरटी डिप्लॉय करना वो जोनल रेलवे ने तय करना है, एसआरटी देना है कि डीआरटी देना है। और जो भी यूएसएफडी की टीम होगी उसको हेडक्वार्टर से लेके टेस्टिंग साइट जाना और वहां से आना, उसके लिए व्हीकल प्रोवाइड करने के बारे में भी यहाँ पर
बात हुई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट करेक्शन है दैट इज इन चैप्टर 6। ओके, देखिए दोस्तों अभी नेक्स्ट जो करेक्शन है हमारा पैरा 6.3.2, पैरा 6.6.1.2, ये यानी चैप्टर नंबर 6 में करेक्शन है। ये बात तो तय है, अभी आप समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर किसके बारे में बात करता है। जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 6 इज टॉकिंग अबाउट नीड बेस्ड कॉन्सेप्ट इन पीरियोडिक यूएसएफडी टेस्टिंग ऑफ रेल्स एंड वेल्ड्स। नीड बेस्ड कॉन्सेप्ट जो है यूएसएफडी में है, रेल और वेल्ड होगा उसके बारे में। अब पैरा 6.3.2 में करेक्शन है, तो पहले में 6.3 दैट इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन ऑफ रेल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये पैरा में यहां पर आ गए हम लोग पैरा 6.3.2। ये जो एग्जिस्टिंग वाला क्या है, ये मैं आपको इसको कंपेयर करके बताऊंगा। आपके अभी जो करेक्शन है उसके उससे दोनों से मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। तो पहला अभी एग्जिस्टिंग में क्या है, एग्जिस्टिंग में क्या है दोस्तों, एग्जिस्टिंग में क्या है, एग्जिस्टिंग में एग्जिस्टिंग पैरा 6.3.2 क्या कहता है ये, एग्जिस्टिंग पैरा 6.3.2 क्या कहता है, इट इज टॉकिंग अबाउट इन केस जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो यूएसएफडी में जब हमको डिफेक्ट आते हैं तो ओबीएस ओबीएस डब्ल्यू इस प्रकार डिफेक्ट है। तो पहले ये था कि इन केस 2 और मोर ओबीएस और ओबीएस डिफेक्ट्स आर लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ईच अदर, तो ऐसे ओबीएस या ओबीएस डब्ल्यू को हम लोग आईएमआर या आईएमआर डब्ल्यू, अगर ओबीएस है तो आईएमआर, ओबीएस डब्ल्यू तो आईएमआर डब्ल्यू, इस प्रकार से हम लोग ट्रीट करेंगे और एक्शन शैल बी टेकन एज पर पैरा 6.4 जो कि नीचे दिया गया है। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग था। अब न्यू में क्या है दोस्तों, ये देख लें आप। ठीक है, न्यू में आप क्या देख लेते, पैरा 6.3.2 ये न्यू वाला हो गया। ठीक है नहीं, तो न्यू पैरा 6.3.2 इसमें क्या है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अभी क्या है न्यू वाले में क्या है, गौर करके देखिए, बहुत बारीकी का फर्क है। पहले कहा था कि इन केस ऑफ एनी 2 और मोर ओबीएस और ओबीएस डब्ल्यू, अगर 4 मीटर से अंदर है तो आप उसको आईएमआर या आईएमआर डब्ल्यू करेंगे। यानी ओबीएस या ओबीएस डब्ल्यू की कैटेगरी के दो डिफेक्ट्स अगर 4 मीटर के अंतराल पे, ये 4 मीटर या उससे कम अंदर दूरी पर है, हम उसको आईएमआर या आईएमआर डब्ल्यू कहते थे। लेकिन अब यहां पर उन्होंने ओबीएस का टर्म हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, इन केस ऑफ एनी 2 और मोर डिफेक्ट्स वेदर इन रेल और वेल्ड। ठीक है ना, कोई भी डिफेक्ट हो, कोई दो डिफेक्ट रेल या वेल्ड के अंदर अगर वो 4 मीटर के अंदर आते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि वो ट्रीट किया जाएगा आईएमआर या आईएमआर डब्ल्यू। यहां पर अब ये जो टर्म तो ओबीएस या ओबीएस डब्ल्यू वो हटा दिया गया है। ओबीएस होना भी शर्त नहीं है, दो डिफेक्ट मिल रहे हैं 4 मीटर के अंतराल पर तो आईएमआर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। ठीक है ना, सॉरी, देखिए, इन केस ऑफ एनी 2 और ना, ये यहाँ पे देखना आपको ना, देखो पहले क्या था, 2 और मोर ओबीएस डिफेक्ट्स थे, है कि नहीं, 2 और मोर ओबीएस डिफेक्ट्स थे, और अब क्या है, 2 और मोर डिफेक्ट्स ओनली का है, ओबीएस या ओबीएस डब्ल्यू इसको हटा दिया गया है। तो इस चीज को जरा नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इसी चैप्टर के अंदर पैरा 6.6.1.2, पैरा 6.6.1.2 इसमें क्या चेंजेस है ये भी जरा हम लोग देख लेंगे। तो पैरा 6.6.1.2 आने से पहले दोस्तों एक जो है करेक्शन सर्कुलर द्वारा ये ऑलरेडी चेंज कर दिया गया था, अभी इसको मैनुअल में लिया गया है। तो पैरा 6.6.1.2 मैं आपको यहाँ पर लेकर जाता हूँ। इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज टॉकिंग अबाउट आपका जो मेन लाइन बीजी रूट सीसी प्लस 8+2T रूट है ना, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएसएफडी टेस्टिंग ऑफ ऑल मेन लाइन बीजी ऑन सीसी प्लस 8+2T रूट्स, वहां पर जो भी फॉलिंग अंडर टेम्परेचर जोन 4 और 3 है उनके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई थी कि यानी कि रूट 5 जीएमटी से कम है तो फ्रीक्वेंसी 18 महीने में, एंड सो ऑन और मैक्सिमम मोर देन 80 तो 20 डेज, ये अलग अलग चीजें यहाँ पर दी थी। तो किसके लिए कहा था कि मेन लाइन बीजी ऑन सीसी प्लस 8+2T रूट हो ऑफ फॉलिंग इन टेम्परेचर जोन 4 और 3, और आपका ट्रैक स्ट्रक्चर 52 kg 90 यूटीएस का होगा। तो अब क्या कहा जा रहा है दोस्तों, अब यहां पर उन्होंने कह दिया
USFD टेस्टिंग ऑफ ऑल CC प्लस 8 प्लस 2T रूट्स। यहाँ पे इन्होंने मेन लाइन BG ये भी हटा दिया है दोस्तों, यहाँ पर ये भी हटा दिया गया है, मेन लाइन BG ये भी हटा दिया गया है। सिंपल कहा, कोई भी रूट हो जो CC प्लस 8 प्लस 2T रूट हो, और 52 kg की रेल की शर्त पहले भी थी अभी भी है। लेकिन और क्या कहा, पहले टेम्परेचर जोन 4 और 3 के बारे में कहा था, अब कहा जा रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर जोन, कोई भी टेम्परेचर जोन से लेना देना नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। क्या, CC प्लस 8 प्लस 2T रूट है, अगर GMT 10 से कम है उस रूट पर तो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी 4 महीने में की जाएगी। अगर GMT 10 से 20 है, ठीक है, मोर देन 10 इंक्लूडिंग 20। देखिए दोस्तों, यहां हम फंसते हैं एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूं मैं। पहले क्या कहा, GMT लेस देन और इक्वल टू 10 GMT विल बी 4 months, मोर देन 10 एंड अप टू 20 इंक्लूडिंग 20 तो कहा 2 months, और मोर देन 20 GMT तो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी कहा 1 month। अब अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया कि CC प्लस 8 प्लस 2T रूट है और GMT 10 है उस रूट की, तो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो यहां कंफ्यूजन होगा कि 4 महीना है कि 2 महीना है। तो ये सिंबल को ध्यान देंगे, लेस देन और इक्वल टू 10 है तो 4 months, मोर देन 10 है तो 2 months, इंक्लूडिंग 20 अप टू 20 इंक्लूडिंग 20 2 months है, फिर 20 के ऊपर चला गया तो 1 month। ठीक है, तो ये एक अलग जो है दूसरा जो चेंज आपने देख लिया। यहां पर आपको बताया तो OBS और OBSW का जो टर्म था उसको हटा लिया गया, और और यहां पर और यहां पर क्या कहा, यहाँ पर क्या कहा, CC प्लस 8 प्लस 2T रूट, यहाँ पर आपका जो है टेम्परेचर जोन हटा लिया गया है, ऑल रूट्स के लिए बात हुई है तो 10 GMT से लेस, और यहाँ पर यानी ये पूरा देख लीजिए, लेस देन और इक्वल टू 10 GMT 4 months, 10 to 20 2 months, मोर देन 20 1 month। ओके, तो ये करेक्शन हमने देख लिया चैप्टर नंबर 6 में। नेक्स्ट अभी जो करेक्शन है दिस इज इन चैप्टर नंबर 8। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट आपका जो है आपका करेक्शन जो आप देख रहे हैं दैट इज हियर पैरा 8.7.1.2, पैरा 8.7.1.2 में करेक्शन है। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर एग्जिस्टिंग पैरा जो पुरानी मैनुअल है, ये ऊपर का पार्ट जो है पुराना मैनुअल है हमारा, यानी ये पूरा का पूरा फ्रेम में आपको बता देता हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं दिस इज ओल्ड मैनुअल। ओल्ड मतलब कि बिफोर करेक्शन, नथिंग इज ओल्ड, बिफोर करेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, प्लेस, देखिए मैं रीड करते चला जाता हूं, आप देखिए साथ साथ में देखते जाइए। प्लेस 45 डिग्री 2 मेगाहर्ट्ज प्रोब ऑन द रेल हेड सरफेस एट अ डिस्टेंस on the rail head surface at a distance equal to height of rail from the center of AT weld, figure 22A। select T plus R single crystal probe, यहाँ तक भी सेम है। move the probe 20 mm either side of this position, that is probe index, to pick up half moon crack in the central region of weld reinforcement as shown in figure 23। This exercise shall be carried out। अब यहां से चेंज जो मैं आपको बता देता हूं, चेंज कहां है बताता हूं। This exercise shall be carried out 2-3 times from each side of the weld, and signal from simulated flaw should appear at a distance of approximately 400 mm for 52 kg rail। ये पहले दिया गया था और ये कहा था the distance will vary with respect to रेल सेक्शन हाइट। यानी क्या कहा था कि ये जो आपको जो सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में कहा जा रहा है 45 डिग्री 2 मेगाहर्ट्ज प्रोब के बारे में सिंगल क्रिस्टल मोड में लेना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सेंसिटिविटी सेटिंग करने के टाइम पे सिमुलेटेड फ्लॉ जो हमारा होगा, तो वहां पे क्या कहा था कि द सिग्नल फ्रॉम सिमुलेटेड फ्लॉ should appear at a distance of approximately 400 mm for 52 kg rail, and this distance will vary with respect to rail section height। ठीक है, और यहां पर अब क्या चेंज है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चेंजेस यहां पर है दोस्तों। The exercise shall be carried out 2-3 times from each side of the weld, and signal from simulated flaw
should appear at a beam path of approximately, देखिए ये वैल्यू याद रखिए कि यहाँ जो पहले कहा था कि 52 केजी के लिए 400 के डिस्टेंस पे था, अब उसको कह दिया है कि 52 केजी रेल के लिए कितना दूर से होगा, कहां पर आएगा सिग्नल सिमुलेटेड फ्लॉ से, तो इट विल कम एट 220 mm फॉर 52 केजी। जो पहले 400 mm पहले था दोस्तों, अब वो जाकर कितना होगा 220 mm फॉर 52 केजी रेल। एंड यहाँ पर तो 60 केजी के लिए कहा नहीं था, सिर्फ कह दिया था कि डिस्टेंस जो आपके रेल सेक्शन से हाइट से चेंज होगा। अब यहाँ पर हमको स्पेसिफिक वैल्यू कह दिया है कि भाई जहां पर 52 केजी के लिए 400 था, तो अब 52 केजी के लिए 400 की जगह 220 mm पर आपको दिखाई देगा सिग्नल जो है सिमुलेटेड फ्लॉ का। इट विल अपीयर एट 220 mm फॉर 52 केजी रेल एंड 243 mm फॉर 60 केजी रेल, 243 mm फॉर 60 केजी रेल। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 243 mm हो गया किसका 60 केजी रेल के लिए, बराबर। तो देख लीजिए 243 mm फॉर 60 केजी रेल। तो ये चीज चेंजेस यही है दोस्तों कि जहां पर पहले क्या कहा था अप्रोक्सीमेटली 400 mm फॉर 52 केजी रेल, यहाँ पर 52 केजी के लिए आपका 220 हो गया, 220 हो गया आपका 52 केजी के लिए एंड 243 mm फॉर 60 केजी रेल। बाकी बीम पाथ वगैरह आपका 60% फुल स्क्रीन हाइट वगैरह जो पहले था वैसा ही है। इट विल द जो भी आपका जो सिग्नल आएगा उसको आप 60% फुल स्क्रीन हाइट पे ले लेंगे, गेन कंट्रोल वगैरह को मैनिपुलेट करके, वो सब का सब वैसे ही का वैसे ही है। ओके दोस्तों, उसी पैराग्राफ में एक फिगर दिया था, फिगर 22A, अभी हम पढ़ रहे थे ना 8.7 पॉइंट वाला, 8.7.1.2, उसमें फिगर 22A दिया था जो आपका डिस्टेंसेस चेंज हुए थे ना। तो वहां पर यहाँ पर भी देखिए आप टेस्टिंग के लिए प्रीवियस फिगर था आपका फिगर 22A, स्टैंडर्ड 80 वेल्डिंग रेल टेस्ट पीस फॉर डिटेक्टिंग हाफ मून क्रैक। तो ये जो आपका जो सेंसिटिविटी सेटिंग हम करते हैं, तो यहाँ पर बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। सेंसिटिविटी देखिए, ये क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन में देयर इज नो चेंज, सेक्शनल एलिवेशन पहले और अभी में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर भी आप एलिवेशन में भी आप देखेंगे तो इट रिमेन सेम, लेकिन यहाँ आप देखेंगे प्लान में आप जब देखेंगे ना, जब हमको साइड लुकिंग प्रोब लगाना है इसके अंदर, व्हाट वी हैव टू डू, साइड लुकिंग प्रोब फिक्स करना। तो साइड लुकिंग प्रोब जब आप प्लान में रखते हैं, तो साइड लुकिंग प्रोब पहले दोस्तों कितने दूरी पर था उसको जरा गौर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से 85 mm दिया है, ठीक है ना, वेल्ड का जो कॉलर वगैरह था वहां से, या तो वेल्ड के यहाँ से कितना दिया था, इट वाज गिवन 85, यहाँ पर क्या होगा दैट इज बिकम 100, इज बिकम 100। ठीक है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये एक्चुअली ये कॉलर से दिया था या सेंटर से दिया है, ज्यादा फर्क इसमें भी नहीं है। तो ये जो थोड़ा बहुत जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है वो यही है कि नहीं, 100 mm फ्रॉम वेल्ड सेंटर है, 100 mm फ्रॉम वेल्ड सेंटर है। ठीक है, और ये कहा था कॉलर से था 85 mm था। तो बस इतना ही चेंजेस है और इसके अंदर कोई चेंज देखने को हमको नहीं मिलता है। ठीक है, अदरवाइज दिस फिगर 22A इज वैसा ही का वैसा है। ओके ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो करेक्शन है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट करेक्शन हमारा यहाँ पर था पैरा 8.7.1.3 में नया करेक्शन आया है, और ये आपका पहले का और ये अभी का है, ये न्यू करेक्शन यहाँ पर है। ठीक है, चेंजेस कहाँ है वो मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगा। द प्रोब 45 डिग्री 2 मेगाहर्ट्ज सिंगल क्रिस्टल shall be placed on the railhead at a distance equal to height of the rail from the center of ET weld, that is probe index marking, under test with same sensitivity as per para 8.7.1.2 जो अभी हमने देखा जस्ट इसके पहले। This testing technique will scan the bottom of the weld in the central zone. The probe shall be moved. Changes यहाँ है दोस्तों. The probe shall be moved 20 mm on either side of the probe index marking. पहले था कि टेस्ट प्रोसीजर में 45 डिग्री का जो सिंगल क्रिस्टल का प्रोब हुआ करता था, उसके लिए क्या कहा था कि आपका जो प्रोब जो मूव करेंगे, वो हम जब प्रोब यूज करेंगे तो वो जो है प्रोब इंडेक्स मार्क के 20 mm आगे पीछे करने का। द प्रोब शैल बी मूव 20 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रोब इंडेक्स मार्किंग, है कि नहीं। और यहां पर क्या कहा जा रहा है, अब क्या कहा जा रहा है वो देख लें आप। द प्रोब शैल बी मूव्ड 30 to 40 mm on either side of the probe index marking.
है प्रोब को जो मूव करने का जो तरीका यहाँ चेंज हो गया है। जो पहले प्रोब को जो है प्रोब इंडेक्स मार्किंग से सेंसिटिविटी सेटिंग के टाइम पे हम क्या करते थे टेस्ट प्रोसीजर में, पहले 20 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रोब इंडेक्स मार्किंग हम करते थे। यहाँ पर 30 to 40 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रोब इंडेक्स मार्किंग कर दिया गया है। बाकी चीजें सेम है। द स्कैनिंग शैल आल्सो बी रिपीटेड फ्रॉम अदर साइड ऑफ द वेल्ड विथ बीम डायरेक्टिंग टुवर्ड द फुट रीजन ऑफ द वेल्ड। तो ये दूरी का फर्क हो गया दोस्तों। क्या चेंज हो गया आपने देखा कि पहले जो 20 mm ऑन आइदर साइड था, अब कितना हो गया 30 to 40 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रोब इंडेक्स मार्किंग। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट करेक्शन है चैप्टर नंबर 8 में 8.7.1.3। ओके, नेक्स्ट दोस्तों चेंजेस है आपका सेंसिटिविटी सेटिंग में। पैरा 8.8.2 ये है आपका एग्जिस्टिंग पैरा, और ये है आपका न्यू पैरा। ठीक है, एग्जिस्टिंग वाले में क्या था, सेंसिटिविटी सेटिंग करना था आपको। तो क्या कहा था कि रेंज 165, वेलोसिटी 3230, क्योंकि डबल क्रिस्टल मोड में है। आपका प्रोब 70 डिग्री का है। केबल वगैरह कनेक्ट करना सब कुछ सेम है दोस्तों। मैं जहां सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ, यहाँ पर क्या कहा जाता है, प्लेस द, पहले की बात कर रहा हूँ, कहा था प्लेस द 70 डिग्री साइड लुकिंग probe, that is transmitter receiver probes on the upper zone of the flange, flange का ऊपरी हिस्सा, यानी towards web की तरफ आते हैं ना हम लोग, उसकी बात वहीं पर है अभी भी। move the probe on the upper zone of the flange। ठीक है, at a distance of, पहले था 85 mm on either side of the flange, at a distance of 85 mm on either side of the flange। ठीक है, ये मैंने आपको मार्किंग ड्राइंग में बताया ना, है कि नहीं? ड्राइंग में आपको मार्किंग दिखा था फिगर 22A में, है कि नहीं? तो कहाँ मूव करना, अपर जोन ऑफ द फ्लैंज एट अ डिस्टेंस ऑफ 85 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्लैंज, और मूव द प्रोब स्लाइटली slowly in slight zigzag manner toward the weld up to a distance of 20 mm from weld collar। तो प्रोब कहां तक मूव करना, वेल्ड कॉलर के 20 mm दूरी तक। ठीक है ना, move the probe slowly in slight zigzag manner towards the weld up to a distance of 20 mm from weld collar। जहां पर वेल्ड कॉलर आ गया उसके 20 mm तक ही आपको प्रोब को मूव करना था। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि नहीं, एक तो पहले कह दिया कि अपर जोन को फ्लैंज कितने दूरी पे आप करेंगे, ये 100 mm पे आप करेंगे। कितने पे करेंगे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 mm। यहाँ पे इनका कितना था, पहले 85 mm था, डिस्टेंस 85 mm था, और यहाँ पे अब डिस्टेंस आपका 100 हो गया, है कि नहीं? 100 mm होगा, यानी थोड़ा दूर से करते हुए आएंगे, 100 mm दूरी से करेंगे ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्लैंज फ्रॉम वेल्ड सेंटर, है कि नहीं? और वो वहां पर खाली ऐसा मेंशन था कि 85 mm फ्रॉम फ्लैंज, आइदर साइड ऑफ द फ्लैंज। यहाँ पर टर्म बता दिया फ्रॉम वेल्ड सेंटर, वेल्ड के सेंटर से 100 mm की दूरी से करते जाएंगे। और क्या कहा, जो आपको प्रोब आप जो मूव करते थे जिगजैग मैनर में टुवर्ड्स द वेल्ड, ये अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम वेल्ड कॉलर हो गया। पहले था डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम वेल्ड कॉलर था, यानी कि वेल्ड कॉलर से 20 mm पहले तक ही करना था। लेकिन अब क्या कहा गया कि वेल्ड कॉलर तक जाएंगे, हम पूरा वेल्ड कॉलर तक जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट करेक्शन हो गया दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 8 में था, पैरा 8.8.2। पहले ये पैरा था, अब उसको रिप्लेस करके जो न्यू पैरा दिया गया है दैट इज एज फॉलोज, ये है आपका। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो करेक्शन है वो आपके चैप्टर नंबर 9 में है, दैट इज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ फ्लैश बट वेल्ड एंड गैस प्रेशर वेल्डेड जॉइंट, इसमें था। तो डायरेक्टली मैं आपको पैरा पे लेके जाऊंगा, पैरा 9.2.1। इसमें पॉइंट नंबर 7 में चेंजेस है। क्या था पहले और अभी क्या, ये देख लेते हैं। कि ये था आपका इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। पैरा 9.2.1 इज टॉकिंग अबाउट इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब, ये जो है आपका एग्जिस्टिंग है, और ये आपका जो न्यू है यहाँ पर आपको ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग में क्या था, ये कोड ऑफ प्रैक्टिस में प्रोसीजर में इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज के बारे में बात हुई थी फ्लैश बट में। तो इट वाज लाइक पॉइंट नंबर 7 में जाते हैं हम लोग सीधे, कि आपको अगर फ्लैश बट वेल्डिंग की टेस्टिंग करनी है, लेकिन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करनी है, तो पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा था कि रेल के टुकड़े के बारे में, स्टैंडर्ड रेल पीस ऑफ 2.5 मीटर लेंथ हैविंग स्टैंडर्ड सिमुलेटेड डिफेक्ट्स एट स्टैंडर्ड लोकेशंस एज पर फिगर 4। ठीक है, यहां पर क्या कहा
standard rail piece of 500 mm length having standard simulated defects at standard locations shown in figure 24A and 24B. क्या कहा, फिगर 4 को हटा दिया और क्या कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड रेल पीस ऑफ 500 mm लेंथ having standard simulated defects at standard locations as shown in figure 24A and 24B has to be followed. ये मैं आपको फिगर 24A और फिगर 24B दिखाता हूं. ओके दोस्तों, फिगर 24A मैं आपको एग्जिस्टिंग मैनुअल में से दिखा रहा हूं कि ये क्या है. कैलिब्रेशन सेंसिटिविटी सेटिंग यूजिंग 45 डिग्री प्रोब ऑन स्टैंडर्ड रेल पीस. ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो पूरा हमने डिटेल में आपको पढ़ा दिया. सिर्फ फिगर बताना था. ये क्या था, फिगर 24 इज टॉकिंग अबाउट पोजीशन ऑफ 45 डिग्री एंगल प्रोब्स एंड बीम पाथ फॉर वेरियस फ्लॉ लोकेशंस व्हेन एग्जामिनिंग हेड ऑफ गैस प्रेशर एंड फ्लैश बट वेल्डिंग जॉइंट्स. ठीक है, तो ये एक हो गया आपका. और दूसरा आपका डायग्राम है यहाँ पर, ये पोजीशन ऑफ 70 डिग्री एंगल प्रो, वो 45 डिग्री के लिए था, ये 70 डिग्री के लिए था. एंड बीम पाथ फॉर वेरियस फ्लॉ लोकेशन व्हेन एग्जामिनिंग द वेब एंड फ्लैंज ऑफ गैस प्रेशर एंड फ्लैश बट वेल्डेड जॉइंट्स. ठीक है, तो ये रहा दोस्तों वो दोनों डायग्राम्स के बारे में जो बात हुई थी वो. ओके दोस्तों, नेक्स्ट करेक्शन जो है इस करेक्शन स्लिप नंबर 2 में वो ये है कि जैसे एक चैप्टर नंबर 2 को उन्होंने ऐड किया था, एक और चैप्टर उन्होंने एक छोटा सा चैप्टर ऐड किया है, दैट इज चैप्टर नंबर 14. न्यू चैप्टर 14, दैट इज फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल्स एंड वेल्ड. उसको उन्होंने ऐड किया. एक नया चैप्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है यूएसएफडी मैनुअल में. ठीक है, तो जरा इसको भी हम लोग देख लेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 14 क्या है दोस्तों, इसको एक बार देख लिया जाए. फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग. अब ये बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज फेज्ड अरे, इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे डायग्राम देखिए. देखिए दोस्तों, कन्वेंशनल जब आप टेस्टिंग करते हैं अल्ट्रासोनिक, देखिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इट इज नॉट ओनली फॉर रेल्स, एनी मेटल्स वगैरह होगा, कोई भी आपका जो है मेटल के ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं. ठीक है ना, तो मेटल मेटल क्या उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के लिए होता है, लेकिन मैं यहाँ पे मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, इंडस्ट्रीज में यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पर पहले आपको एक कन्वेंशनल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है. क्या है यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रोब है. क्या है, एक प्रोब है. वो जो प्रोब हो गया उसका कुछ ना कुछ एंगल होगा. जैसे आपने भी पढ़ा, हमारे पास नॉर्मल प्रोब है, then we are having 70 degree probes, then we are having 45 degree probes, we are having 37 degree probes, side looking probes, so and so different types of probes are there. लेकिन वो सारे के सारे प्रोब्स जो होंगे वो क्या करते हैं कि उनका जो बीम पाथ फिक्स होता है, लेकिन फिक्स्ड बीम पाथ होता है. क्या होता है, फिक्स्ड बीम पाथ, फिक्स्ड एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल यानी वर्टिकल. ये जो एंगल है इसका फिक्स्ड है, लिखा ना फिक्स्ड एंगल. ठीक है, यानी ये लिमिटेड रेंज ही को वो क्या करता है, कवर करता है. ये जो भी एंगल है +-2-3 डिग्री आजू बाजू में भी वो देख लेता है. ठीक है, उतना ही कर सकता है. लेकिन दोस्तों फेज्ड अरे में क्या होता है, अब देखिए इसी कारण से फिक्स्ड पाथ होने की वजह से, फिक्स्ड एंगल होने की वजह से अब मेरा डिफेक्ट एक ही एंगल में आएगा, ये जरूरी नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि मेरा डिफेक्ट एक ही एंगल में आएगा. तो हम बहुत सारे प्रोब लगा देते हैं. जैसे जैसे हमको चांसेस रहते हैं कि कहाँ कहाँ पे फ्लॉ डिटेक्ट हो सकता है. इसके लिए आपने देखा एसआरटी के अंदर 9 प्रोब्स लगे रहते हैं. फेज्ड अरे में दोस्तों क्या है कि यहाँ पर फेज्ड अरे सिस्टम में जो प्रोब होगा एक ही प्रोब होगा दोस्तों, लेकिन ये सिंगल प्रोब ये मल्टीपल डायरेक्शन में अल्ट्रासोनिक वेव्स एक ही टाइम पे भेजेगा. क्योंकि फर्क क्या है दोस्तों, फिक्स्ड एंगल वाले प्रोब में सिंगल ऑसिलेटर हुआ करता है, फेज्ड अरे में डजन्स ऑफ ऑसिलेटर्स हुआ करते हैं, बहुत सारे ऑसिलेटर्स हुआ करते हैं इस प्रोब के अंदर. प्रोब एक ही लेकिन ऑसिलेटर्स बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इट कवर्स वाइड रेंज. देखा अलग अलग एंगल्स आप देख रहे हैं, इसका एंगल जहां पे ये फिक्स था
यहाँ पर काफी अच्छा इसका एक रेंज है, यानी मल्टीपल एंगल्स पे एक ही आपका जो प्रोब होगा ये क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग स्कैनिंग ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, ये यहाँ पर फर्क है दोस्तों। ठीक है, तो फेज्ड अरे इज द फ्यूचर ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ठीक है, तो अब जरा हम करेक्शन स्लिप में हम चले जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 में अब आ जाते हैं हम लोग। फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेक्निक फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग जॉइंट्स हैव बीन अप्रूव्ड। किसके लिए अप्रूव किया गया है फिलहाल के लिए? एफबी वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, जो फैक्ट्रियों में की जाती है, जो हमारे बड़े बड़े यूआर के पैनल्स होते हैं, बनते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट में, फ्लैश बट वेल्डिंग करके हम उन रेलों को जोड़ते हैं, वहां के लिए भारतीय रेलवे में इसको अप्रूवल मिल गया है। फेज अरे टेक्निक फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ फ्लैश बट welding joints have been approved. Phased array ultrasonic testing is an advanced non-destructive ultrasonic technique that permits the shaping and steering of the ultrasonic beam angles and enhanced beam coverage. दिखा ना आपको, डायग्राम में दिखाया ना कि क्या है, काफी एंगल पे उसको देख सकते, स्वीप कर सकते। इसको कैसा समझेंगे आपको मैं बताता हूं। मान के चलिए कि मेरे पास एक लाइट का सोर्स है और वो किसी ऑब्जेक्ट में माउंटेड है। मान के चलिए एक टॉर्च है, एक टॉर्च है किसी ऑब्जेक्ट में माउंटेड है, जैसे कि हमारी कार वगैरह है, बाइक है, उसके अंदर हेडलाइट हुआ करती है ना। अब हेडलाइट जब आपने ऑन किया तो उसका बीम पाथ फिक्स होता है कि नहीं? एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको कि अगर मान के चलो मेरी कार है और मेरी कार के अंदर हेडलाइट्स है, क्या है, हेडलाइट्स है इसके। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो हेडलाइट्स है। ओके, तो इनका पाथ क्या होता है? ये फिक्स होता है ना, ये फिक्स होती है। तो ये इनका जो भी पाथ होगा, ये समझो ये तो इससे स्ट्रेट इस प्रकार से हो गया, थोड़ा बहुत जो डिविएशन इसमें होगा, है कि नहीं, थोड़ा बहुत इस प्रकार से डिविएशन होगा, लेकिन ये पाथ फिक्स है ना, ये पाथ क्या है, फिक्स है। लेकिन फेज्ड अरे में कैसा है? अब आप जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास जैसे ये हेडलाइट है, इसी प्रकार का कोई आपके पास पोर्टेबल लाइट हो। पोर्टेबल लाइट जैसे टॉर्च हुआ करती ना हमारी टॉर्च। टॉर्च कैसी होती है? टॉर्च को आप लेफ्ट राइट आपको देखना है, कहीं पर भी आप घुमा के देख सकते हैं ना। तो ये फर्क है। तो फेज्ड अरे में क्या होता है कि यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक बीम एंगल कैन बी स्टीयर्ड, इट कैन बी मूव, यानी थोड़ा सा आगे पीछे करके, मल्टीपल ऑसिलेटर्स है इसके अंदर, तो आगे पीछे करके आप कर सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, उन्होंने एग्जांपल भी वही दिया जो मैंने आपको बताया, द फेज्ड अरे बीम sweeps like a searchlight through the object, resulting in a recordable image that reveals defects hidden inside a rail or weld. तो ये क्या करता है कि जगह जगह पे सर्च लाइट की तरह वो ऑब्जेक्ट को सर्च करेगा, रिकॉर्डेबल इमेज आपको आ जाएंगे, वो आपको रीड करना है कि कहीं अगर कोई डिफेक्ट्स वगैरह है क्या, ये देखने के लिए। ठीक है, फायदा क्या है दोस्तों इसका? व्हाट इज द एडवांटेज? तो क्या कहा, फेज्ड अरे हैज एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल वंस। कन्वेंशनल से क्या एडवांटेज है? फेज्ड अरे एज एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल अल्ट्रासोनिक एज इट शोज डिफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब अलग अलग स्कैन है वेल टेस्टर में हुआ करते हैं, ए स्कैन, बी स्कैन, सी स्कैन, अलग अलग स्कैन हैं, अलग अलग स्लाइसेस। आपने देखा अल्ट्रासोनिक रिपोर्ट देखी, हम डॉक्टर के पास कभी सोनोग्राफी को जाते हैं तो आपने स्लाइसेस देखा है उसके अंदर किस प्रकार से होते हैं, रिपोर्ट आपने देखी होगी। तो अलग अलग स्कैन में वो आपको दिखाता है, ए स्कैन, बी स्कैन, सी स्कैन फॉर वेल टेस्टर एंड एस स्कैन that can produce more accurate results and provide a higher level of reproducible results which minimizes human error. ठीक है, सिर्फ एम्पलीट्यूड स्कैन नहीं है, इसमें और भी स्कैनिंग है अवेलेबल, तो जिसको आप ज्यादा अच्छी तरह से कोरिलेट कर सकते हैं और ह्यूमन एरर के चांसेस कम है। प्रोवाइड्स अ हायर लेवल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट व्हिच मिनिमाइजेस ह्यूमन एरर। देखिए, आपका जो अभी कन्वेंशनल जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग चलती है दोस्तों, एंगल तो फिक्स है, ठीक है, इसके अलावा जो रिजल्ट्स भी आते हैं उसके अंदर वो आपके ऑपरेटर के इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। कोई ऑपरेटर उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर लेता है और कोई जो है उसको इतना नहीं समझ पाता। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल स्कैन्स हैं एंड ऑल आर एवरीथिंग इज डिजिटाइज, तो यहाँ पर
जो है ह्यूमन एरर के जो है चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पैरा 14.1। ओके, अब आगे जाते हैं, अगला पैरा है हमारा इसी चैप्टर का, दैट इज 14.1.1। 14.1.1 क्या है इसमें? टेस्टिंग ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग जॉइंट्स बाय फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक वेल्ड टेस्टर। Ultrasonic testing of flash butt welds executed through stationary or mobile flash butt plants to be done by phased array ultrasonic tester. This testing is to be carried out as per the procedure order for testing of flash butt welding joint by phased array ultrasonic weld tester issued by RDSO. इसके बारे में क्या, गाइडलाइन के बारे में क्या कहा गया भाई, ये कैसा टेस्ट होगा? दिस टेस्टिंग इज टू बी कैरिड आउट एज पर द प्रोसीजर ऑर्डर फॉर टेस्टिंग ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग जॉइंट्स बाय फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक वेल्ड टेस्टर इशूड बाय आरडीएसओ। दिस डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सेस थ्रू आरडीएसओ के इंटरनेट पे आपको ये जो है मिल जाएगा। क्या? प्रोसीजर ऑर्डर फॉर टेस्टिंग ऑफ फ्लैश बट वेल्डेड जॉइंट। एक्चुअली दोस्तों आपको बताएं, फ्लैश बट वेल्डिंग जो फेज्ड अरे से जो टेस्टिंग ऑलरेडी फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट्स पे शुरू हो चुकी है हमारी भारतीय रेलवे में कई जगहों पर, लेकिन अभी करेक्शन स्लिप के माध्यम से ये अभी आ रहा है। ठीक है, ऑल flash butt welds made in stationary flash butt welding plant shall be subjected to USFD testing using phased array ultrasonic testing method for detecting internal flaws. This test to be conducted in the flash butt welding plant itself. ठीक है, दूसरा क्या कहा? All flash butt welds made in the field through mobile flash butt plants preferably be tested using phased array ultrasonic testing method for detecting presence of internal defects in weld. समझ में आ गया क्या दोस्तों? फेज अरे का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया हमने, क्या बेसिकली होता है, डायग्राम भी आपको मैंने दिखा दिया, एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। अब ये 14.1.1 में क्या कहा है कि टेस्टिंग कैसा करेंगे? तो एक चीज तो कह दिया है कि भाई एक प्रोसीजर ऑर्डर है आरडीएसओ द्वारा जो जारी है, जो फ्लैश बट वेल्डिंग जॉइंट्स को किस प्रकार से फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक वेल्ड टेस्टर से कैसा करेंगे उसके बारे में। अब आप जानते हैं कि वेल्डिंग दो जगह होती है, फ्लैश बट वेल्डिंग दो जगह पर होती है। कहाँ कहाँ होती है? तो एक आपका है, यहाँ पर ही उन्होंने मेंशन भी किया ना, स्टेशनरी प्लांट होगी, स्टेशनरी प्लांट यानी कि फैक्ट्री वगैरह आपकी होगी, वहां पर होगी। अगर स्टेशनरी प्लांट पे अगर हो रही है तो उसके लिए पॉइंट नंबर 1 वैलिड है। स्टेशनरी फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट है तो क्या कहा कि जहां पे फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट है वहीं पर जो है फेज अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से इंटरनल फ्लॉ क्या है उसको वहीं पे फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट इटसेल्फ पे ही हो जाएगा। उसको फील्ड पर लाके टेस्ट करेंगे ये नहीं करना है, ये फैक्ट्री में ही कर आना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहा? दूसरा क्या है हमारा? दूसरा दोस्तों है मोबाइल फ्लैश बट। मोबाइल फ्लैश बट के लिए क्या कहा कि भाई अगर मोबाइल फ्लैश बट प्लांट है तो क्या कहा, वो तो फील्ड में होगी टेस्टिंग, वेल्डिंग होगी तो उसकी टेस्टिंग भी फील्ड में ही हो जाएगी। ऑल फ्लैश बट वेल्डिंग मेड इन फील्ड through mobile flashbulb plant preferably be tested using phased array ultrasonic testing method for detecting presence of internal defects in weld। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका जो है चैप्टर नंबर 14 में जो करेक्शन था, ये जो 14 में जो मेंशन किया था वो। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये करेक्शन स्लिप पूरी हो जाती है। इसी के साथ हमारी ये करेक्शन स्लिप पूरी हो गई है। आपने देखा कि इसके अंदर काफी चैप्टर्स के अंदर करेक्शन थे, ये आपने देख लिया। अभी लेटेस्ट करेक्शन स्लिप है, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ कहाँ इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 नया ऐड किया गया, यार्डस्टिक फॉर यूएसएफडी टेस्टिंग, जो हमने पढ़ा। पैरा चैप्टर नंबर 6 में दो पैराग्राफ है, पैरा 6.3.2 यहाँ पर चेंज है। पहले ओबीएस या ओबीएस डब्ल्यू अगर 4 मीटर या उसके दरमियान में आते थे तब हम आईएमआर कहते थे। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई ओबीएस की कोई शर्त नहीं है, एनी 2 और मोर डिफेक्ट्स 4 मीटर के दरमियान आ गया तो आप उसको आईएमआर डिक्लेयर करेंगे। फिर बाद में दूसरा जो है आपका CC+8+2T रूट्स के लिए जो पहले था आपका जोन 3 जोन 4 टेम्परेचर जोन मेन लाइन वगैरह के लिए, तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। सीधे कहा कि कोई भी CC+8+2T रूट है तो जीएमटी लेस देन और इक्वल टू 10 4 महीने में टेस्टिंग होगी, 10 से लेके 20 तक मोर देन 10 टू अप टू 20 2 महीने में होगी, मोर देन 20 रहेगी तो 1 मंथ में होगी। फिर आते हैं दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 8 में।
चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें पैरा 8.7.1.2 जो कि बात करता है सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था दोस्तों कि क्या चेंजेस है कि जो आपका जो टेस्टिंग आप करेंगे तो ये जो है बीम पाथ के बारे में चेंजेस थे, है कि नहीं? जो पहले कहा था कि 52 केजी रेल के लिए अप्रोक्सीमेटली 400 की दूरी से आप क्या करेंगे, फ्लॉ अपीयर करें। सिग्नल फ्रॉम सिमुलेटेड फ्लॉ शुड अपीयर एट अ बीम पाथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली, पहले कहा था कि 400 फॉर 52 केजी रेल, और 60 केजी रेल के लिए वैल्यू नहीं मेंशन किया था, क्या कहा था कि हाइट के हिसाब से वेरी करेगा। लेकिन यहाँ पर 52 केजी और 60 केजी दोनों के बारे में दे दिया है उन्होंने, ठीक है। फिर इसी से कनेक्टेड दूसरा पैराग्राफ है 8.7.1.3, इसमें भी चेंजेस आ गया है थोड़ा सा। मेजर चेंज यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मेजर चेंज ये है कि प्रोब का जो मूवमेंट था पहले उन्होंने कहा था कि द प्रोब शैल बी मूव 30 to 40 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रोब इंडेक्स मार्किंग। तो पहले कहा था कि वो 20 mm था, अब उसको 30 to 40 mm उन्होंने कर दिया है कि नहीं? और इसके बाद में पैरा 8.8.2 में जो करेक्शन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, साइड लुकिंग प्रोब के लिए था ये। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कह दिया है कि जो फ्लैंज का जो मूवमेंट होगा अपर जोन में, द फ्लैंज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्लैंज फ्रॉम वेल्ड सेंटर। पहले कुछ मेंशन नहीं था कि कहां से, आइदर साइड ऑफ द फ्लैंज लिखा था, अब उसको वेल्ड सेंटर से 100 mm की दूरी पर होगा, ये उन्होंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और दूसरा चेंजेस ये बताया था कि वो पहले अप टू 20 mm फ्रॉम वेल्ड कॉलर था, उसको अप टू वेल्ड कॉलर ले लिया। मूव द प्रोब स्लाइटली इन zigzag मैनर टुवर्ड द वेल्ड, पहले था अप टू 20 mm फ्रॉम वेल्ड कॉलर, अब उसको कह दिया अप टू वेल्ड कॉलर तक जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो चेंजेस थे दोस्तों वो ये था कि स्टैंडर्ड रेल पीस पहले 2.5 मीटर की हुआ करती थी, है ना, 2.5 मीटर की, अब उसको कम कर दिया। स्टैंडर्ड रेल पीस ऑफ 500 mm लेंथ हैविंग स्टैंडर्ड सिमुलेटेड डिफेक्ट्स, आपको मैंने दोनों डायग्राम दिखा दिया, फिगर 24 है 24 बी, उसको जो है वहां वो आपको स्टैंडर्ड रेल पीस के तौर पर आपको लेना पड़ेगा। फिगर 24 ए 24 बी कोई नया फिगर नहीं है दोस्तों, ऑलरेडी आपके मैनुअल में था, उसी के बारे में बात हुई है। फिर इसके बाद में अभी मैंने आपको हाल फिलहाल में चैप्टर नंबर 14 जो नया इंट्रोड्यूस हुआ उसके बारे में बताया, फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। डायग्राम आपके सामने है दोस्तों कि फिक्स्ड प्रोब जो होते हैं, फिक्स्ड एंगल के प्रोब्स होते हैं, वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैनिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरी दिशा में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा प्रोब लेना पड़ेगा, यहाँ जाना तीसरा लेना पड़ेगा, सब अलग अलग एंगल पे आपको अलग अलग प्रोब लेने पड़ते थे। लेकिन फेज्ड अरे में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि सर्च लाइट आपकी होती है ना, टॉर्च वगैरह, इस प्रकार से अरेंजमेंट है कि ये जो है इट कैन बी स्टीयर्ड, बहुत ज्यादा ऑसिलेटर्स इसके अंदर है, तो आपको जहां पर भी इसको जैसा भी लेकर जाना आप इसको स्टीयर कर सकते हैं, तो उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका जो बेसिकली जो है इस करेक्शन स्लिप के अंदर, ठीक है। मोबाइल अगर स्टेशनरी फ्लैशबोर्ड वेल्डिंग प्लांट है तो वहां पर फैक्ट्री में ही फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होकर रेले आएंगी। अगर फील्ड में मोबाइल फ्लैशबोर्ड वेल्डिंग प्लांट से आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टर के द्वारा फील्ड पर की जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस करेक्शन स्लिप फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपने और भी साथियों के साथ में इसको शेयर करेंगे। ओके, धन्यवाद।